हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बॉटनी विद हेमलता ओझा। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन सिलेजिनेला। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिलेजिनेला में पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में बताया था। सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है, तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो प्रकार के स्पोर्स का इसमें निर्माण होता है और मेल गैमेटोफाइट का निर्माण माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से होता है। तो युग्मोद्भिद जो होती है उसकी जो प्रारंभिक कोशिकाएं जो होती हैं वो बीजाणु होते हैं। स्पोर्स आर द इनिशियल सेल्स ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया सिलेजिनेला विषम बीजाणु होता है, तो इसमें लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं और गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो आज हम नर युग्मोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है नर युग्मोद्भिद का। सिलेजिनेला में या जितनी भी हेटेरोस्पोरस जातियां हैं टेरिडोफाइट्स की, उनमें एंडोस्पोरिक प्रकार का अंतः बीजाणु यानी बीजाणु के अंदर, अंतः मतलब इनर, बीजाणु मतलब स्पोर, स्पोर के अंदर ही युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में जो युग्मोद्भिद होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, माइन्यूट होता है और एंडोस्पोरिक कंडीशन होने के कारण जितने छोटे स्पोर हैं उसी के अंदर उसका निर्माण हो रहा है। तो जब उसका अंकुरण होता है लघु बीजाणु का, तो उसका जो डिस्पर्सल, उसका जो विमोचन होता है, वो जब बीजाणुधानी से बाहर आता है उससे पहले उसमें नर युग्मोद्भिद का निर्माण शुरू हो जाता है और एक विशेष अवस्था तक पहुंचने के बाद वो फिर बीजाणुधानी से बाहर निकलता है। तो स्पोर के अंदर ही युग्मोद्भिद का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसे हम एंडोस्पोरी कहते हैं। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तय बीजाणु का अवस्था क्या है? जब युग्मोद्भिद का निर्माण स्पोर के डिस्पर्सल से पहले ही स्पोर वॉल के अंदर हो जाता है तो हम उसे अंतः बीजाणु की एंडोस्पोरी कंडीशन कहते हैं। सिलेजिनेला में नर युग्मोद्भिद 13 कोशिकीय अवस्था के बाद बीजाणुधानियों से बाहर आता है, उसका विमोचन या डिस्पर्सल होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार स्टेप वाइज जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। ये एक माइक्रोस्पोर है जो कि एक कोशिकीय है और माइक्रोस्पोर की पूरी संरचना के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, बताया था, आप उसको देख सकते हैं। इसके फलस्वरूप एक अनइक्वल डिवीजन यहाँ पर होता है और उससे क्या होता है कि एक छोटी कोशिका बनती है। ये पहला डिवीजन है, ये फर्स्ट डिवीजन है। एक छोटी प्रोथेलियल सेल बनती है और एक बड़ी एंथ्रीडियल सेल। एंथ्रीडियल सेल को हम कहते हैं पूंधानी कोशिका, पूंधानी प्रारंभिका, क्योंकि पहली कोशिका है, और दूसरी हम प्रोथेलियल सेल। तो प्रोथेलियल सेल आगे किसी भी प्रकार के डिवीजन में भाग नहीं लेती। जितना एक जिसे कहते हैं ना रूडिमेंट्री, एक अवशेषी कोशिका के रूप में ये पड़ी रहती है और पूरा का पूरा जो युग्मोद्भिद है वो इस एंथ्रीडियल सेल से बनता है। तो यहाँ पर जब दूसरा विभाजन होता है, जो पूंधानी प्रारंभिका का दूसरा विभाजन जो होता है वो उदग्र भित्ति द्वारा उसके समकोण पर होता है। आप मतलब हम ये कह सकते हैं कि बीजाणु जो है वो लंबवत रूप से वो बट जाता है दो भागों में और उसके बाद फिर उसमें एक उदग्र विभाजन होता है और इस तरह से जो उसके समकोण पर होता है और वो फिर दो और कोशिकाओं का निर्माण करता है। चित्र में हम देखते हैं ये एक प्रोथेलियल सेल है और ये एंथ्रीडियल सेल दो भागों में बट चुकी है। इसको हम ये जो स्पोर की पोजीशन है उसके आधार पर हमको ये अनुप्रस्थ विभाजन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जैसे ये प्रोथेलियल सेल है और ये डिवीजन होता है। ठीक है, हम ये मान के चलें कि ये इस प्रकार का डिवीजन है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है अंदर ही दो भागों में बट चुका है, यानी दो एंथ्रीडियल सेल जो हैं वो बन गई हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें तो ये ऐसे दिखेगा। फिर इसमें एक लंबवत विभाजन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं लंबवत विभाजन। तो ये लंबवत विभाजन जो हो रहा है, इस लंबवत विभाजन से ये दो भागों में बट रही है, दो कोशिका बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से 2+2 और एक प्रोथेडियल सेल,
का निर्माण हो रहा है। नहीं, 2 एंथ्रीडियल सेल हो रही हैं, 2 ये कोशिकाएं हैं जो कि आगे चल के बेसल कोशिका आगे चल के कोई भाग नहीं ले रही हैं, और एक प्रोथेलियल सेल का निर्माण हो रहा है। इस चित्र में आप देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये पहला उदग्र विभाजन है, जो स्पोर को एक खोल के आपको दिखाया जा रहा है। अगर ये बंद होगा तो हमको अंदर की तरफ केवल हम जैसे कि पहले चित्र में था वैसे दिखाएंगे। तो इस तरह से 1 और 2, ये 2 तो बन गए एंथ्रीडियल सेल, और ये प्रोथेलियल सेल। प्रोथेलियल सेल 2 नहीं है, ये प्रोथेलियल सेल एक ही है। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये आपस में आके मिल जाएंगी, है ना। तो एक प्रोथेलियल सेल और 2 एंथ्रीडियल सेल। अब क्या हुआ, फिर एक विभाजन हुआ और क्या हो गया, 1 2, 2 अपर कोशिका बन गई, 1 1 और 2, 2 लोअर, तो 2 + 2 + 1 1 एंथ्रीडियल सेल। तो इस तरह ये अवस्थाओं का निर्माण हुआ। ठीक है। अब पूंधानी कोशिका में बनी चारों कोशिकाओं में से 4 कोशिकाएं बनी, उनमें से 2 + 2 है ना, तो उनमें से जो नीचे आधारी कोशिका है उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता और वो जैकेट कोशिका में शामिल हो जाती है। वो आगे चलकर जैकेट कोशिका, जैकेट मतलब पूंधानी के चारों तरफ एक आवरण होता है, उसे हम जैकेट आवरण, उसे हम जैकेट कहते हैं, और उसकी कोशिकाएं जो हैं वो जैकेट कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो अब जो भी डिवीजन हो रहा है वो इसमें हो रहा है। तो आप देखें, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है। ओके, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो किस तरह की 4 कोशिका बन गई, 1 2 3 4, तो ये 4 एंथ्रीडियल कोशिका, 1 2 ये लोअर जैकेट कोशिका बनाएगी, और एक प्रोथेलियल सेल, एक प्रोथेलियल सेल। तो ये अवस्था क्या हो गई, 4 + 2 + 1। अब आगे आप देखिए, ऊपरी बड़ी कोशिका में जो ये डिवीजन था, अब एक डिवीजन और ये हो गया, एक डिवीजन यहाँ पर हो गया। अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गई एंथ्रीडियल कोशिकाएं, 2 जैकेट वाली कोशिकाएं, जैकेट इनिशियल्स, जैकेट सेल्स जैसे लिखा हुआ है, और एक प्रोथेलियल सेल। तो इस तरह से 9 कोशिकीय अवस्था आ गई। अब आगे देखें, अब इस डिवीजन को, जो आगे डिवीजन होगा उसको एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, जैसे ये प्रोथेलियल सेल है, ये जैकेट कोशिका बन गई, ये एक कोशिका बनी, और ये यहाँ तक था, पीछे चित्र में मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से ये बनी थी 3 कोशिका। अब यहाँ पर आपको ये 3 कोशिका हो गई। अब क्या होगा कि ये जो जैकेट, ये जो एक कोशिका ऊपर बनी, इस कोशिका में वापस एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाता है। अब आप इस तरह से देखो, 1 2 3 और 4, ये भी मैंने पहले बोला था ना जैकेट का निर्माण करती है। तो कितनी जैकेट कोशिकाएं बन गई, 4, और ये बीच की जो कोशिका है इसको कहते हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, प्राइमरी पूंजनक कोशिका। यानी ये वो कोशिका है जो फर्टाइल है, उर्वर है, आगे चलकर पूमणुओं का निर्माण कर रही है, और ये सब इसके जैकेट का या आवरण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ पर देखें, सॉरी। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, ये एक्चुअली प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है। ठीक है, तो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में एक और विभाजन हुआ। अभी मैंने आपको चित्र में क्या दिखाया, 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये 4 हो गई कोशिकाएं, और बीच में बताई थी एक कोशिका, इसमें एक और लंबवत विभाजन हुआ, और ये कितनी बन गई, 2, ये 2 हो गई। तो ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हुई, इधर भी और इधर भी, तो ये टोटल संख्या में कितनी है, 4। ठीक है, जैकेट कोशिकाएं कितनी है, 1 2 3 4 इधर और 4 इधर, तो ये टोटल 8 जैकेट सेल्स हो गई, और एक कोशिका जो है वो प्रोथेलियल सेल। तो इस प्रकार ये 13 कोशिकीय संरचना का निर्माण हो गया। ओके, तो ये 13 कोशिकीय अवस्था, अभी जैसे स्टार्ट किया था मैंने लेक्चर, बताया था कि 13 कोशिकीय अवस्था में अब ये स्पोरेंजिया से, बीजाणुधानी से स्पोर जो है वो बाहर निकलेगा। अब ये स्पोर क्या है, ये एक तरह से नर युग्मोद्भिद है। नर युग्मोद्भिद किसके अंदर बना, नर युग्मोद्भिद का निर्माण जो है वो स्पोर के अंदर ही होता है ना। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ये इसलिए बन जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन सिलाजिनेला कि एक पैटर्न है इसका,
है ना। एक एक नियम है कि 13 कोशिकीय अवस्था आनी है, यानी कि 8 कोशिकाएं जैकेट सेल्स की बननी है, 4 कोशिकाएं पुंजनक कोशिकाओं की बननी है, प्राइमरी पुंजनक कोशिकाएं बनेंगी और एक प्रोथेलियल सेल बनेगी। तब जाके, जब तक ये अवस्था नहीं आ जाएगी, जब तक इसका लिबरेशन डिस्पर्सल नहीं होगा। ठीक है। तो अब बाद में जाकर, जैसे कि जैकेट सेल्स का नाम बता रहा है कि जैकेट सेल्स का काम होता है कि ये पूंधानी का एक आवरण बनाने का काम करता है, और एंड्रोगोनियल सेल फर्टाइल सेल्स होते हैं, इनसे आगे चल के पूमणुओं का निर्माण होता है। तो एंड्रोगोनियल सेल पहले एंड्रोसिट सेल्स का निर्माण करती हैं। तो एंड्रोगोनियल सेल एंड्रोसिट्स बना रही हैं। एंड्रोसिस्ट को हम पूमणु मात्र कोशिका भी कहते हैं, एंड्रोगोनियल मदर सेल। ठीक है, जिस तरह से स्पोर मदर सेल होती है, उसी तरह से पूमणु मात्र कोशिका भी होती है। तो ये पूमणु मात्र कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो 13 कोशिकीय की अवस्था के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि ये बाहर आता है और बाकी का परिवर्धन जो है वो अधोस्तर पर होता है। बाकी का परिवर्धन कौन सा? ये वाली जो अवस्था है, एंड्रोसिड बनना और उससे पूमणुओं का निर्माण बनना, ये इस अवस्था के बाद होता है, और ये बीजाणुधानी से अलग, यानी अधोस्तर सबस्ट्रेटम, जहाँ पर जाकर ये बीजाणु गिरते हैं वहाँ पर होता है। तो उससे क्या होता है? प्राथमिक पूंजनक कोशिकाएं में विभाजन होने से 128 या 256, ये जो सिलेजिनेला की जो अलग अलग स्पीशीज हैं, उनमें इनकी संख्या या तो 128 हो सकती है या 256। 256 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण करती है, और ये 8 जैकेट कोशिकाएं और प्रोथेलियल कोशिका विघटित हो जाती हैं, और प्रत्येक पूमणु कोशिका, यानी पूमणु मात्र कोशिका, जो उनके एंड्रोसिट का निर्माण हुआ, वो कायांतरण द्वारा तर्कु रूपी द्विकशाभिक पूमणु का निर्माण कर लेती हैं। तो 128 और 256 यूं की यूं कायांतरित हो जाते हैं। कायांतरण को इंग्लिश में हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। हिंदी में जैसे काया, काया मतलब बॉडी, रूपांतरण, काया का रूपांतरण, है ना। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं है। इसको ध्यान में रखिए, जब भी पूमणुओं का निर्माण पूमणु मात्र कोशिका से होता है तो कायांतरण होता है, कोई डिवीजन या विभाजन नहीं होता है। वो पूरी कोशिका इस तरह से रूपांतरित हो जाती है कि एक पूमणु का आकार ले लेती है। तो ये इस तरह से पूमणु इसके होते हैं तर्कुरूपी, और इस तरह से इसके फ्लैजिला होते हैं, बॉडी होती है और 2 फ्लैजिला या कशाभिक इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो कि आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, कि जो पूमणु मात्र कोशिका है, वो पूमणु मात्र कोशिका टेरिडोफाइट्स, सिलेजिनेला क्या है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में यूं की यूं ये एंथ्रेजॉइड्स या पूमणु में रूपांतरित या कायांतरित हो जाते हैं। ठीक है। जबकि ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जहाँ की मुख्य पादप शरीर युग्मोद्भिद होता है, थैलस होता है, वहाँ पर जो पूमणु मात्र कोशिका, जिसे हम एंड्रोसिट सेल कह रहे हैं, वो तिर्यक विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स के पूमणु के रूपांतरण में या कायांतरण में ये बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर कायांतरण द्वारा एक एंड्रोसिट सेल से, यानी ब्रायोफाइट्स में एक एंड्रोसिट सेल से 2 पूमणुओं का निर्माण होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में एक एंड्रोसिट सेल से एक ही पूमणु का निर्माण होता है। ठीक है। तो अगर टेरिडोफाइट्स के अंदर ये 60 हैं तो 60 ही पूमणु का निर्माण होगा, जबकि ब्रायोफाइट्स में 60 एंड्रोसिट या पूमणु मात्र कोशिका से 120 पूमणुओं का निर्माण होगा। तो ये डिफरेंस जो है वो आप याद रखिए। ठीक है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो अभी पूरा स्टेप वाइज मैंने बताया, वही बुक्स के अंदर अक्सर ये डायग्राम दिया हुआ होता है। ये माइक्रोस्पोर है, जिसमें डिवीज़न हुआ, प्रोथेलियल सेल बनी, एंड्रोगोनियल एंथ्रीडियल सेल बनी, ये एंथ्रीडियल सेल बनी, फिर वही डिवीज़न हो गए अंदर सारे, जो कि पूरे स्टेप्स इसमें नहीं बताए गए हैं। और अंत में आप देखें इस तरह से जैकेट सेल का निर्माण हो जाता है चारों तरफ, और ये बीच में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी एंड्रोगोनियल सेल्स बनते हैं,
और ये जो है वो एक नर युग्मोद्भिद है, जिसमें यहाँ पे इस पर मेटोजॉइड्स जो लिखा है यानी एंथ्रोजॉइड्स हैं यहाँ पर, और ये चारों तरफ इसका जैकेट है। और ये एक पूमणु की संरचना जो मैंने अभी आपको बताई, एक तर्करूपी पूमणु बन रहा है, पतला पूमणु होता है जिसके 2 कशाभिक होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन सिलेजिनेला। क्यों, रिमाइंड करा दूं, क्योंकि इसमें एक निश्चित 13 कोशिकीय अवस्था के बाद ही स्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया से डिस्पर्सल होता है। तो आज का मेरा लेक्चर इसलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।